अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें जो है सबसे पहली हेडलाइन है इंडिकेशन फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी हम कब पेशेंट को रिकमेंड करेंगे सर्जरी के लिए। तो सर्जरी के लिए जो रिकमेंडेशन यानी इंडिकेशन है, कब आप इंडिकेट करेंगे सर्जरी के लिए, तो इसके लिए एक बॉक्स 12.1 दिया गया है बुक में 352 पेज पे। तो इसके अंदर है पहला पॉइंट, इनकैपेसिटेटिंग पेन एट रेस्ट और विद फंक्शनल एक्टिविटीज़, यानी कि नाकाबिल बर्दाश्त आपको पेन होगा एक्टिविटी करते हुए भी और रेस्ट के दौरान भी। उसके बाद मार्क लिमिटेशन हो जाएंगी एक्टिव और पैसिव मोशन में, ग्रॉस इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट और बोनी सेगमेंट। ये भी एक जो कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जॉइंट जो है वो इंस्टेबल हो जाता है या कोई बोनी सेगमेंट की इंस्टेबिलिटी होती है, तब भी हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। जॉइंट डिफॉर्मिटी और नॉर्मल जॉइंट अलाइनमेंट में, जैसे कि ये है जॉइंट की डिफॉर्मिटी होगी या कोई अब जॉइंट अलाइनमेंट होगी, तब भी हम सर्जरी की तरफ पेशेंट को लेके जाएंगे। इसमें इसकी एग्जांपल ये है कि जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी के साथ बच्चे होते हैं, उनकी जो डिफॉर्मिटी होती है उसको कम से कम करने के लिए हम उसकी सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को। सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिजनरेशन, जब हमारा स्ट्रक्चरल डिजनरेशन यानी आर्टिकुलर कार्टिलेज डिजनरेट होना शुरू होगी डिफरेंट बोन डिजीज़ के अंदर, साइनोवियम ख़त्म होगा, तो तब भी हम उसको सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे, या आर्थोडिसिस होगी तब भी हम सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। क्रोनिक जॉइंट स्वॉलिंग और फेल कंजर्वेटिव और प्रीवियस सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर हमारे पास एक सर्जरी फेल हुई है तो हम फिर दोबारा सर्जरी करते हैं, या फिर कोई नॉन सर्जिकल हमने ट्रीटमेंट दिया है और वो भी फेल हो गया है, पेन ख़त्म नहीं हो रहा सर्जरी, तब भी हम उसकी सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे। इसमें नॉन कंजर्वेटिव जो मैनेजमेंट आती है, इसमें हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं मेडिसिन के थ्रू, राइस प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर भी अगर पेन नहीं जा रहा तो सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फंक्शन लीडिंग टू डिसेबिलिटी एज रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर प्रोसीडिंग फैक्टर, ऐसा एक आपकी मूवमेंट है या कोई लॉस ऑफ फंक्शन है जो कि आपको डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, तब भी हम सर्जरी इंडिकेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो सर्जरी से पहले की, उसे हम प्री ऑपरेटिव कहते हैं, और उसके बाद हमारी जो मैनेजमेंट होती है ऑपरेशन के बाद, उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमें कंसिडरेशन है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऑपरेशन से पहले हमें किन किन चीज़ों को मैनेज करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन। ज़ाहिर सी बात है, सर्जरी से पहले सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिनेशन देंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, इवैल्यूएशन लेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करके उसको डॉक्यूमेंटेशन में लेके आएंगे। तो हमने बेनिफिट इसके क्या होते हैं, प्री ऑपरेटिव कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन फॉर पेशेंट्स प्री ऑपरेटिव इम्पेयरमेंट एंड फंक्शनल स्टेटस टू एस्टेब्लिश अ बेसलाइन फॉर डॉक्यूमेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव इम्प्रूवमेंट। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ऑपरेशन आपने जो करना है, सर्जरी जो करनी है, उसके बाद आपने इन चीज़ों को गेन करना है, जो पेशेंट की जो मूवमेंट लॉस हुई है, हमने उसको ज़ाहिर सी बात है गेन करना होता है। तो उसके लिए हमें एग्जामिनेशन करना होता है, इवैल्यूएशन लेनी होती है, अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई एंड prioritize the patient's need and understand a patient's goals and functional expectation after surgery। और हमें ख़ुद से ही पूछना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट की क्या डिमांड्स हैं, क्या उसकी नीड है, कि वो सर्जरी के बाद किस हद तक वो क्या क्या करना चाहता है। लाइक एक एथलीट है, वो यही चाहेगा कि उसकी जो बेसिक फंक्शनिंग थी वो ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो उसको चाहिए होगा कि वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छे से अच्छा उसका सारी चीज़ें हों, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी भी अच्छी हो, और वो उसी तरीके से अपने मसल की इंड्योरेंस और पावर को गेन करेगा। और एक नॉर्मल मैन जो होगा वो यही चाहेगा कि उसको आप इस हद तक कर दें कि वो अपनी सेल्फ एक्टिविटी ADLs अपने खुद से परफॉर्म कर सके। वो आपसे भी नहीं करता, ना वो चाहता है कि मैं जी एथलीट बन जाऊं या मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक सर्जरी के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्पैक्ट होता है हर चीज़ का, वो पहले जैसी नहीं होती। लेकिन हमें फिर भी पूछना होगा। बहरहाल, ए बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट फॉर इन्हांस्ड कंटिन्यूटी ऑफ केयर आफ्टर सर्जरी, हमें एक रैपोर्ट बनानी होती है ताकि हम उसको सर्जरी के बाद भी उसकी केयर कर सकें, कॉन्टीन्यूटी दे सकें अपने ट्रीटमेंट की।
mechanism for patient education about the scheduled surgery and the component of post-operative rehabilitation. हमें ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेशेंट को हमें एजुकेट करना होता है उसके सर्जरी के शेड्यूल से और फिर उसकी पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन के आप ये मूवमेंट नहीं करेंगे, या अगर आपने उसको कोई इम्प्लांट लगाया है या फिर उसको आपने उसको पहले हम बताएंगे वेट बेरिंग की तरफ नहीं जाना, पहले पैसिव मोशन करनी है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रेंज ऑफ मोशन को गेन करेंगे. दैट वाज द प्री ऑपरेटिव कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. इसके बाद हम देखेंगे कि प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आता है पेन. देखेंगे उसकी पेन कितना है, किस हद तक का है, लेवल ऑफ पेन विद ए विजुअल एनालॉग स्केल और स्केल दैट आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पेन विद द स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटीज़. नंबर 1. उसके बाद रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, जॉइंट की इंटीग्रिटी देखेंगे कि जिस जॉइंट की सर्जरी करनी है उससे पहले वाले और बाद वाले जॉइंट को भी हम देखेंगे. उसके बाद हम उसकी मसल परफॉर्मेंस देखेंगे, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक करेंगे इसकी, और अफेक्टेड एरियाज़ की भी देखेंगे और किस हद तक उसके पेन ने उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट किया है, एडीएल वो कम्प्लीटली कर भी रहा है कि नहीं. उसके बाद उसका पोस्चर हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रेफर पोस्चर फ्रॉम comfort and any posture abnormalities that may affect range of motion and function. गियर एनालिसिस करेंगे और फंक्शनल स्टेटस उसका देखेंगे. यहाँ ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें वही सारी बातें हैं जो हमने बॉक्स में भी की थी. अच्छा, यहाँ पे एक जो है 0.3 बॉक्स में फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंपोनेंट एंड प्रोग्रेशन एंड आउटकम ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन. इससे पहले हमें पढ़ना होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट है हमारी वो कैसे है. कंसिडरेशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. A well-planned rehabilitation program composed of carefully progressed sequence of therapeutic exercises, intervention, functional training, and ongoing patient education is fundamental to the patient's post-operative care. इसमें सेम जैसे हम प्री ऑपरेटिव में कर रहे थे, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव में भी एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन होगा कि उसने किस हद तक जो है रेंज ऑफ मोशन गेन की है, क्या एग्जामिनेशन देखेंगे, स्वेलिंग, पेन, ये सब कुछ देखेंगे. फेजेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन हम इसके बाद पढ़ेंगे. ये 3 फेजेस हैं, लेकिन उससे पहले एक बॉक्स नंबर 12.3 आता है जिसमें है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंपोनेंट एंड प्रोग्रेशन and outcome of a post-operative rehabilitation program. Number 1, extent of tissue, pathology or damage, size or severity of the lesion, types and unique characteristic of surgical procedure, patient-related factor. अच्छा, जो इसमें सबसे पहले दिया ना एक्सटेंट ऑफ टिश्यू पैथोलॉजी डैमेज, यानी कि कितना डैमेज हुआ है टिश्यू का, क्या पैथोलॉजी थी उसकी, फिर उसका साइज़ देखेंगे पैथोलॉजी का, डैमेज का, उसकी सिविरिटी देखेंगे, लेजन की कि किस हद तक है, कितना बड़ा है, गहरा है, छोटा है, कम है. टाइप देखेंगे, यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, हमने कौन सी टाइप की सर्जरी इसको की है. फिर उसके बाद हम जो है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर देखेंगे, उसकी एज देखेंगे, उसकी इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन देखेंगे, हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, डायबिटीज़ तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, मेडिकेशन और डायबिटीज़ वगैरह. इसमें लाइफस्टाइल हिस्ट्री देखेंगे, यूज़ ऑफ टोबैको देखेंगे, नीड्स, गोल्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पेशेंट देखेंगे, स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ इन्वॉल्व टिश्यू देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व और रिस्पॉन्स टू मोबिलाइजेशन, रीमोबिलाइजेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, एडजस्टमेंट टू द इन्वॉल्व टिश्यू और फिलॉसफी ऑफ द सर्जन. ये सब चीज़ें हम फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को. ये चीज़ें हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसको डिले भी कर सकती हैं. अगर एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो हमें पता है कि उसके ज़ख़म जल्दी से हील नहीं होते हैं, तो वो प्रोलॉन्ग्ड उसकी मैनेजमेंट होगी और वो देर से हील होगी उसके ज़ख़म. अच्छा, हमने इसकी पोस्ट ऑपरेटिव की फेजेस के बारे में डिस्कस किया था. तो इसकी जो है वो पहली फेज़ है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़. इसमें क्या होता है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट फेज़ ऑफ रिहैबिलिटेशन व्हेन इन्फ्लेमेशन हैज़ सबसाइड. आई थिंक इसके 3 स्टेजेस थी, 1 2 फेज़ ऑफ रिहैबिलिटेशन. ओके, सबसे पहले है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़, फिर मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ और उसके बाद आएगा मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़. ठीक हो गया.
तो नंबर 1 इज़ अ मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज, दिस इज़ द इंटरमीडिएट फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन व्हेन इन्फ्लेमेशन हैज सबसाइड। हमें पता था जब आपको क्रोनिक इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन वगैरह ये सब कुछ आ गया, वो एक्यूट फेज थी, लेकिन अब ऑपरेशन भी हो गया तो उसके बाद जो है वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो गई है, पेन एंड टेंडरनेस आर मिनिमल एंड टिश्यूज आर एबल टू विथस्टैंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस। Criteria for progression to this phase often include the absence of pain at rest and the availability of at least limited pain-free movement of the operated extremity. इसमें बस मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसमें पेन और स्वेलिंग हमारी नहीं होगी, मिनिमाइज होगी, और आपको रेस्ट में ना पेन फील होगा, ना ही आपको टेंडरनेस और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको ये रिपीटेटिव एक्टिविटी करेंगे तो तब आएगा। इसके बाद मिनिमम ये जो हमारे पास मॉडरेट प्रोटेक्शन फेस है ये 4 to 6 वीक तक जाती है, यहाँ तक ही रहती है। उसके बाद हमारे पास मिनिमम प्रोटेक्शन रिटर्न टू फंक्शन फेज है। ड्यूरिंग दिस एडवांस फेज लिटिल टू नो प्रोटेक्शन ऑफ operated tissue is required. To progression of this phase, full or almost full pain-free active room should be available, and the joint capsule should be clinically stable. Strength necessary to begin this phase varies widely after different procedure. Rehabilitation focus on restoring functional strength and participating in gradually progress functional activities. This phase began anywhere from 6 to 12 weeks. अब 4 to 6 वीक पे जो हमारे पास थी मॉडरेट फेज़ थी, 6 से 12 पे हमारे पास जा रही है मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़, और ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ है। दिस इज़ द इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड व्हेन प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेटिव टिश्यूज paramount in the presence of tissue inflammation and pain after some surgeries. Immobilization of the operative is necessary during this phase. After other surgeries, it is advisable to place low level stress on operated tissue. मतलब कि 3 फेजेस हमने इसमें डिस्कस किया, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ और मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़, जब वो टिश्यू हील हो जाएगा, फंक्शनल फेज़ भी इसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।